लास्ट क्लास में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के ऊपर लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो आज नया टॉपिक पढ़ना है वो आइगन मान तथा आइगन फलन। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी वेव फंक्शन है उसके ऊपर अगर आप किसी ऑपरेटर को अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में उससे जो प्राप्त होने वाली जो रियल वैल्यू है वो किसके कारण प्राप्त होती है, उस रियल वैल्यू को क्या कहेंगे, वो सब चीजें क्या होती है वो इस आइगन मान और आइगन फलन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो जैसे आप देखो एनर्जी, मोमेंटम हो गया, एल कोणीय संवेग हो गया, इन सबके ऑपरेटर निकालोगे तो वो ऑपरेटर क्या होंगे, उनके ऑपरेटर का मान आप ज्ञात करोगे। तो उसके लिए आपको इनके ऊपर, जैसे कि ये अगर मान लो एनर्जी का ऑपरेटर है, मोमेंटम का ऑपरेटर है, एल का ऑपरेटर है, अगर किसी वेव फंक्शन के ऊपर इन सबके ऑपरेटर को अप्लाई करोगे और आपको उनके वेव फंक्शन से एनर्जी का मान, मोमेंटम का मान और कोणीय संवेग का मान या स्थिति का मान ये सब ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए ये जो इन सबके जो मान निकलेंगे वो सब कौन से मान होंगे, आइगन मान होंगे। और जिस फलन के ऊपर अप्लाई होंगे वो सब कौन से फलन होंगे, आइगन फलन होंगे। इसलिए आपको क्या मालूम होना चाहिए कि आइगन मान किसे कहते हैं, आइगन फंक्शन किसे कहते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी ऑपरेटर ए कैप है, संकारक ए कैप है, अगर इसको अपन किसके ऊपर, किसी फलन साई के ऊपर क्या करें, ऑपरेट करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं ए की गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया कह सकते हैं, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके साथ की जाती है, साई के साथ करें तो निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है। जहां पे ए कैप साइन किसके बराबर आ जाता है, ए साइन के। ये सेम वही की वही डेफिनेशन है जो ऑपरेटर की है। इसमें आप क्या करते थे, किसी भी ऑपरेटर को आप किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हो तो उससे आपको एक नया फलन या फिर नया फलन प्राप्त हो या फिर वही फलन प्राप्त हो, परंतु वो किसी स्थिर राशि के साथ में मल्टीप्लिकेशन के रूप में प्राप्त होता है। तो आप उस ऑपरेटर या उस संकारक को, उस राशि, गणितीय चर राशि या भौतिक चर राशि को क्या बोलते हो, ऑपरेटर बोलते हो। तो उसी प्रकार से अगर किसी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी गणितीय संक्रिया से वही वेव फंक्शन प्राप्त होता है जिसके ऊपर आपने ऑपरेटर अप्लाई किया है, तथा साथ में वो किसी स्थिरांक के साथ में गुणा के रूप में प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन को कौन सी समीकरण बोलते हैं, आइगन मान समीकरण, या फिर कौन सी समीकरण बोला जाता है, अभिलाक्षणिक मान समीकरण बोलते हैं। अब ये ऑपरेटर जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है ना, उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, आइगन फलन बोलते हैं। तथा ये जो रिजल्टेंट के रूप में, जब हमने गणितीय संक्रिया की और उसके बाद रिजल्टेंट के रूप में फंक्शन जिस राशि के साथ में मल्टीप्लाई के रूप में आता है उसको क्या बोला जाता है, आइगन मान बोलते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें आपके जो भी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये ए है ये सम्मिश्र भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, जो भी ऑपरेटर है वो सारे के सारे संकारक किसके रूप में होते हैं, या तो एनर्जी के रूप में, मोमेंटम का होता है, एंगुलर मोमेंटम का होता है, स्थिति का होता है, और गति ऊर्जा ई के का होगा या फिर स्थिति ऊर्जा वी का होगा। तो इन सबके रूप में ऑपरेटर होते हैं। और ये सारी की सारी राशियां कैसी होती है, रियल राशि होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, या वास्तविक ऑपरेटर हर्मिट संकारक होते हैं। ये कह सकते हो इनको हर्मिट संकारक भी कह सकते हो या हर्मिशियन ऑपरेटर भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी राशियां कभी भी इमेजिनरी वैल्यू के रूप में प्राप्त नहीं होती, या ये ऊर्जा हो गया या मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, स्थिति हो गई किसी पार्टिकल की, या उसकी गति ऊर्जा होगी या उसकी स्थिति ऊर्जा होगी, इनके मान कभी भी काल्पनिक नहीं होते। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि क्वांटम यांत्रिकी में जो संकारक होते हैं ये सब क्या एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, स्थिति, गति ऊर्जा या फिर स्थिति ऊर्जा के रूप में होते हैं। इस वजह से जो आइगन मान होता है वह कभी भी
सम्मिश्रण नहीं होगी। क्वांटम यांत्रिकी में अगर आप आइगन मान समीकरण पढ़ोगे तो उसमें जो ये आइगन मान प्राप्त होगा ये हमेशा रियल वैल्यू होगी, ये कभी भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी। इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब अभी आप क्या कर रहे हो, किसी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हो तो उसको ऑपरेट करने पर आपको एक वेव फंक्शन, वही वेव फंक्शन प्राप्त हो जिसके ऊपर आपने ऑपरेट किया है, लेकिन वो किसी स्थिर राशि के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस समीकरण को कौन सी समीकरण बोलते हैं? आइगन मान समीकरण बोलते हैं। ऑपरेटर को जिस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया है वो फंक्शन कौन सा ऑपरेटर फंक्शन कहलाएगा? आइगन मान फंक्शन या आइगन फलन कहलाएगा। और जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया है उससे जो वैल्यू हमें स्थिर राशि के रूप में प्राप्त हुई है उस राशि को कौन सी वैल्यू बोलेंगे? आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये इसकी डेफिनेशन है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि ए का मान हमेशा क्या होगा? रियल वैल्यू होगी, कभी भी इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। अभिलाक्षणिक बोलो या फिर आइगन मान इक्वेशन बोलो, ये एक ही चीज होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए जो ये आइगन मान और आइगन फलन है इसके आधार के ऊपर क्या है, जो आइगन मान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो आइगन वैल्यू होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जैसे ही आपने ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया तो वहां से एक आइगन वैल्यू मिली किसी वेव फंक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आइगन वैल्यू है वो भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू और एक नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू। एक तो क्या हो जाएगी आप लोगों के, जो आइगन वैल्यू होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी? डीजेनरेट, और दूसरी कौन सी? नॉन डीजेनरेट। हिंदी में अपभ्रष्टता और ये अनअपभ्रष्टता। ठीक है। अब देखिए अपभ्रष्टता और अनअपभ्रष्टता क्या होती है? वैसे मैथ्स में भी पढ़ रखा होगा कि जो अपभ्रष्टता या डीजेनरेट वेव फंक्शन होता है या फिर डीजेनरेट आइगन वैल्यू क्या होगी? इसमें आपको डेफिनेशन में इतना सा ही ध्यान रखना है, जब किसी संकारक को एक तरंग फलन पर ऑपरेट करें तो उससे प्राप्त आइगन वैल्यू के संगत, आइगन मान के संगत क्या हो? एक से अधिक स्वतंत्र रैखिक तरंग फलन हो, या फिर ये कह सकते हो सिंपल से रैखिक बोलो या फिर यही बोलो तरंग फलन हो, तो उसे अपभ्रष्ट आइगन मान कहते हैं। इस गुण को कौन सा गुण बोलेंगे? इस गुण को अपभ्रष्टता कहते हैं। इसका उपयोग मेनली यूज होगा आप लोगों को जब आप वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ोगे, वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ोगे, फिर वहां से एनर्जी निकालोगे, तो उस बॉक्स के अंदर अलग अलग ऊर्जा स्तरों के ऊपर जब आप एनर्जी निकालोगे तो आप देखोगे एक ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है वैसी की वैसी और भी कुछ ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो आप लोगों को डीजेनरेट आइगन वैल्यू के बारे में मालूम होना इसलिए जरूरी होता है कि जैसे कि मान लो कि मैंने एक
साई एन के ऊपर, किसी साई एन फंक्शन के ऊपर एक एफ ऑपरेटर को ऑपरेट किया, तो यहाँ से हमें क्या मिली, एक ए आइगन वैल्यू के साथ में क्या हुआ, वही का वही वेव फंक्शन वापस मल्टीप्लिकेशन के रूप में प्राप्त हुआ। तो उस कंडीशन में क्या है, जैसे कि मान लो आपने इस ऑपरेटर को इसके ऊपर ऑपरेट किया और यहाँ से ये आइगन वैल्यू प्राप्त हो रही है इस वेव फंक्शन के ऊपर। ऐसे ही ऐसे आप क्या करो, जैसे कि एक एफ साई वन के ऊपर ऑपरेट किया तब भी आपको एक साई वन प्राप्त हो, एक एफ को साई टू के ऊपर ऑपरेट किया तब भी आपको यही वैल्यू प्राप्त हो, एक एफ को आपने क्या किया साई थ्री के ऑपरेट किया तो भी आपको क्या प्राप्त हो, यही वैल्यू। मतलब एक ही आइगन वैल्यू है, आपको वो क्या मिले, अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर वही की वही आइगन वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस आइगन वैल्यू को कौन सी आइगन वैल्यू बोलेंगे, डीजेनरेट आइगन वैल्यू कहते हैं। मतलब इस वैल्यू को अपन बहुत और भी अलग अलग वेव फंक्शन से भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में इस सब वैल्यू को क्या बोला जाता है, डीजेनरेट आइगन वैल्यू बोला जाता है। और जितने तरंग फलन से समान आइगन मान प्राप्त होते हैं वह उसकी कोटि या उन तरंग फलनों की संख्या को अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। डिग्री ऑफ डीजेनरेट, मतलब मान लो कि आपको 10 वेव फंक्शन के ऊपर समान आइगन वैल्यू मिल रही है ना, तो उस आइगन वैल्यू की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। 20 के ऊपर मिलेगी तो 20 होगी, 30 के ऊपर मिली तो 30 होगी। अगर एक के ऊपर ही मिल रही है तो वो वाला वेव फंक्शन कैसा वेव फंक्शन हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट वैल्यू फंक्शन या फिर नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू। अब नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है कि जो डीजेनरेट आइगन वैल्यू होती है वो अनेक वेव फंक्शन के ऊपर समान होता है। मतलब जैसे कि आपने देखा कि ए का मान अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर भी वही का वही प्राप्त हो रहा है। इसके आपने साइन वन के ऊपर अप्लाई किया तब भी वही वैल्यू प्राप्त हुई, साइन टू पे अप्लाई किया तो भी वही आइगन वैल्यू, और साइन थ्री के ऊपर किया तो भी वही आइगन वैल्यू। परंतु अगर आप नॉन डिजेनरेट की कंडीशन देखोगे या फिर अनअपवर्षता को देखोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डेफिनेशन इस प्रकार से चेंज जाएगी कि अगर आपको एक ही आइगन वैल्यू सिर्फ एक ही वेव फंक्शन के ऊपर प्राप्त होती है तो उस गुण को क्या बोलेंगे, उस आइगन वैल्यू का अनअपवर्षता का गुण बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इतना सा ध्यान रखना है कि जितने वेव फंक्शन के ऊपर ये वैल्यू रिपीट होती है वह उस आइगन वैल्यू को क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। लेकिन नॉन डिजेनरेट के अंदर क्या होगा, एक आइगन वैल्यू सिर्फ एक ही वेव फंक्शन के संगत होती है, उससे अतिरिक्त वेव फंक्शन उस आइगन वैल्यू के संगत ना हो तो उस आइगन वैल्यू को कैसी आइगन वैल्यू बोलेंगे, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी देखो यहाँ पर, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू में ये ध्यान रखना है, किसी एक आइगन मान के संगत केवल एक ही तरंग फलन समृद्ध हो तो इस आइगन मान को अनअपभ्रष्ट आइगन मान कहते हैं। इस गुण को अनअपभ्रष्टता कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वांटम यांत्रिकी में
संकार। ऑपरेटर की डेफिनेशन तो पहले ही पढ़ ली थी। ऑपरेटर होता क्या है, किसी भी भौतिक राशि को अगर हम किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें तो उस कंडीशन में वहां से हमें क्या है, वही वेव फंक्शन प्राप्त हो, परंतु वो किसी राशि के साथ में मल्टीप्लिकेशन के रूप में प्राप्त होता है तो उसे ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ऑपरेटर के अंदर एक तो आपके सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आ जाता है, आपके संवेग का। उसके बाद में आपको आता है गतिज ऊर्जा के रूप में ऑपरेटर, गतिज ऊर्जा का संकारक। थर्ड आपके आता है स्थिर ऊर्जा का संकारक। फोर्थ आपके आता है कुल ऊर्जा का संकारक, जिसे हैमिल्टन बोलते हैं, हैमिल्टनी संकारक भी बोलते हैं। और फिफ्थ आपके आता है स्थिति का, और लास्ट में आपके आ जाता है कोणीय संवेग। ठीक है ना, तो ये 6 टाइप के ऑपरेटर, मतलब ये जो 6 राशियां है उनसे रिलेटेड किसी भी ऑपरेटर, इनके ऑपरेटर को किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा ऑपरेटर, संवेग। देखिए संवेग या फिर ये बोल सकते हो लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड ऑपरेटर। तो अब लीनियर मोमेंटम, अब इससे पहले आप लोगों को ये मालूम है, हमने जब ये यूनिट स्टार्ट की थी तो हमने क्या पढ़ा था, डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ी थी या डी ब्रोगली परिकल्पना पढ़ी थी। ठीक है, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार कोई भी गतिशील कण होता है या फिर कोई भी गतिमान कण होता है उससे रिलेटेड एक क्या होता है, संवृत एक तरंग फलन होता है। ठीक है, तो तरंग फलन नहीं कह सकते, तरंग होती है। ठीक है, और इस तरंग को जिस फलन से व्यक्त करते हैं उसे उस कण का अवस्था फलन कहते हैं। ठीक है, और मैकेनिक्स जो हमने क्वांटम यांत्रिकी में मैंने वेव फंक्शन बताया था, मैंने क्या कहा था कि जो वेव फंक्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में वो हमेशा आपको 4 तरीके से वेव फंक्शन का यूज कर सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। एक तो कौन सा, साइन kx माइनस के ओमेगा टी के रूप में, कॉस kx माइनस ओमेगा टी के रूप में, या फिर एक्सपोनेंशियल आयोटा kx माइनस ओमेगा टी के रूप में यूज कर सकते हो, या फिर एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा kx माइनस के ओमेगा टी के रूप में। ये जो 4 फंक्शन होते हैं उसके अंदर किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन, कोई भी कण है वो गतिशील अवस्था में है तो उसका उससे रिलेटेड जो भी कोई तरंग होगी, वो तरंग जो होगी उसको जिस तरंग फलन से प्रदर्शित किया जाता है उनको इन 4 वेव फंक्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इन चारों वेव फंक्शन में से कोई भी वेव फंक्शन होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, उस पार्टिकल से रिलेटेड किसी भी तरंग फलन को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए यहाँ पे जो हम वेव फंक्शन ले रहे हैं ये आगे पीछे होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी में आप देखो बुक में ओमेगा टी माइनस के kx लिखा हुआ है, किसी में kx माइनस के ओमेगा टी लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस के kx। बुक में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, सारे की सारी चीज सॉल्यूशन की हुई हो ओमेगा टी माइनस kx से सॉल्व की हुई है। तो मान लो कि बुक के अनुसार हम क्या कर ले, मान लो कि इसका जो वेव फंक्शन है उसको हम किस प्रकार से लिखें, साइन एक्स टी बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ओमेगा टी माइनस के, मतलब कोई भी गतिमान कण जो है उसके वेव फंक्शन को हम किस प्रकार से निरूपित कर रहे हैं, साइन एक्स टी बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स के रूप में लिख रहे हैं।